दिन मैंने अपने पापा को पहली बार किसी के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा। मुझे अपनी असलियत या फिर औकात पता लग गई। मुझे खुद से घिन आने लगी। मुझे खुद पे गुस्सा भी आ रहा था कि मुझे कुछ क्यों नहीं आता। उसके सामने जब उसके पिताजी की इंसल्ट हो रही होती ना, तो इससे बड़ा सदमा एक बेटे के लिए और कुछ नहीं हो सकता। एसएससी नाम का एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू यूनिफॉर्म वाले रेप्यूटेड जॉब मिल सकते हैं। मैं हार्डवर्क और डेडिकेटेडली पढ़ाई करता रहा, 2 घंटे की रेस्ट लेता था और रात के 9 से 2 की पढ़ाई करता था। पर कहते हैं ना, हर स्टोरी का हैप्पी एंडिंग नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्नव समझदार है और मैं अभी एक्साइज डिपार्टमेंट में एज एन इंस्पेक्टर कार्यरत हूँ सीजीएल 2018 के थ्रू। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और आज आपके सामने खड़ा हूँ अपनी कहानी बताने के लिए, जिसे सुनकर आप लोगों को शायद ये समझ आ जाए कि लाइफ में कुछ भी हो पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना चाहिए। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसे 9th क्लास में कोई भी स्कूल एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं था, वो अगर आईबीपीएस क्लर्क और एएलपी जैसे एग्जाम क्रैक करने के बाद भी बिना कॉम्प्रोमाइज किए अपने यूनिफॉर्म वाले ड्रीम जॉब का सपना एसएससी सीजीएल के थ्रू फर्स्ट टाइम में अचीव कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। मेरा जन्म कोलकाता में हुआ था और जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मुझे अभी भी वो दिन याद है जिस दिन मेरे मम्मी ने मुझे अंडे लाने के लिए दुकान पे भेजा था और अंडे लाते टाइम गलती से वो अंडे मुझसे गिर जाते हैं और उस दिन हमें भूखा ही सोना पड़ा था। पर कहते हैं ना, हालात हमेशा सेम नहीं रहते। मेरे पापा को अपॉर्चुनिटी मिली दिल्ली में जॉब करने की, फिर वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। इस टाइम पे मैं बहुत छोटा ही था। मैं और मम्मी इसलिए कलकत्ता में ही रह गए। मेरे फर्स्ट से लेकर 8 तक की स्कूलिंग एक बंगाली मीडियम स्कूल से हुई है। मैं उस स्कूल में एक बिलो एवरेज लड़का ही था जिसके लिए ना ही कभी कुछ तालियां बजाई गई, ना ही उसके पेरेंट्स को पीटीएम में बुला के उसके बारे में कुछ तारीफ की गई उसके कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए। मैं बस एक ऐसा लड़का था जो खाली 10 से 4 का क्लास अटेंड करने के लिए ही स्कूल जाता था। ऐसे ही चला मेरे फर्स्ट से लेकर 8 तक का सफ़र। जब मैं 9th क्लास में आया, मेरे पापा की दिल्ली में तबीयत खराब हो गई, तो इसीलिए उन्होंने मुझे और मम्मी को दिल्ली में बुला लिया ताकि उनकी तबीयत की देखभाल भी हो जाए और मेरा एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट भी हो जाए। और यहाँ पे आने के बाद मुझे अपनी असलियत या फिर औकात पता लग गई। 9th क्लास में मेरे नया स्कूल में एडमिशन के लिए मेरा एंट्रेंस टेस्ट होना था और उस टेस्ट में मुझे एसए और मैथ्स के कुछ सवाल पूछे गए थे। और मुझे अभी भी वो दिन याद है कि मेरी इंग्लिश इतनी कमज़ोर थी, मुझे ऐसे में कुछ भी लिखना नहीं आया था। मेरे प्रिंसिपल ने उस दिन साफ मना कर दिया कि मेरा एडमिशन नहीं हो सकता क्योंकि मेरी इंग्लिश पुअर थी। और उस दिन मैंने अपने पापा को पहली बार किसी के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा। मेरे पापा हाथ जोड़ के मेरे प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रहे थे मेरे एडमिशन के लिए। और उस दिन मुझे खुद से घिन आने लगी। मुझे खुद पे गुस्सा भी आ रहा था कि मुझे कुछ क्यों नहीं आता। और उस दिन मैंने ठान लिया कि मुझे कुछ करना है। बहुत रिक्वेस्ट के बाद प्रिंसिपल ने मेरा एडमिशन तो करा लिया था, पर उन्होंने एक टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी कि अगर 1 साल में मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो मुझे वो नहीं रख पाएंगे। और वो कहते हैं ना, भले ही एक बेटा बता ना पाए और ना ही जता पाए, लेकिन उसके सामने जब उसके पिताजी की इंसल्ट हो रही होती है ना, तो इससे बड़ा सदमा एक बेटे के लिए और कुछ नहीं हो सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस टाइम पे मैं डेडिकेटेडली पढ़ाई करता रहा, पर 1 साल बाद वही बिलो एवरेज रिजल्ट रहा। बस मैंने जैसे तैसे एग्ज़ाम ही पास किया था। इस बीच मेरे साथ मेरा एक दोस्त था जिसने 9th क्लास में मेरे साथ ही एडमिशन लिया था। उसकी 2nd रैंक आई थी क्लास में। मैंने उस दिन उससे जाके बस एक ही सवाल पूछा कि तूने 2nd रैंक कैसे अचीव किया। उसने हंसते हुए मुझे बस एक ही बात बताई कि बिना कॉम्प्रोमाइज़ के मेहनत किए। और मैं घर पे आने के बाद इस कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड का मीनिंग ढूंढने लग गया। फाइनली मुझे पता लगा इसका मीनिंग होता है समझौता। और इस वर्ड के पीछे मैं पड़ गया। पूरे 10th क्लास में मैं हार्डवर्क और डेडिकेटेडली पढ़ाई करता रहा। इवन मैंने अपना खेलना कूदना तक बंद कर दिया था ताकि मेरा पढ़ाई पे कोई इफेक्ट ना पड़े। आप शायद विश्वास नहीं करोगे, मैंने अपना 10th क्लास में अपना स्कूल टॉप किया था। एक बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट की बात थी। फिर ऐसे ही चला मेरे 9 से 10 तक का सफ़र। और इसी बीच मेरे अंदर क्रेज़ आ यूनिफॉर्म का। जब भी मैं यूनिफॉर्म वाले लोगों को मेरे सामने से जाते हुए देखता, मेरे अंदर से एक रेस्पेक्ट वाली फीलिंग आती थी। मैंने एक चीज़ नोटिस किया था, सोसाइटी में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो लोग उन यूनिफॉर्म वाले लोगों के पास ही जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए, और वो एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर आते हैं। दे वर लाइक सुपर हीरोज़ फॉर मी।
ये सब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा था और इसी बीच मेरा 11th और 12th कंप्लीट हो गया। अब करियर ऑप्शन के लिए कुछ तो चूज करना ही था। मैंने वही अपने यूनिफॉर्म वाले क्रेज को अपनाने का डिसीजन लिया। फिर मुझे कहीं से पता लगा कि एसएससी नाम का एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू यूनिफॉर्म वाले रेप्यूटेड जॉब मिल सकते हैं। मेरा जैसे ही 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फिर मैंने ठान लिया कि मुझे यूनिफॉर्म जॉब ही चाहिए और मैं मेहनत करने लगा। लगभग 10 महीने में मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, पर अनफॉर्चुनेटली 2017 पे स्टे लग गया था और जब तक उसका स्टे नहीं हटता हमारे सीजीएल 2018 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरी पूरी मेहनत मुझे बर्बाद जाती हुई दिख रही थी। अब मेरे पास बस दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं प्राइवेट की तरफ मूव करूं या फिर मैं सीजीएल के लिए वेट करूं। पर सीजीएल के लिए वेट करना भी एक अच्छा डिसीजन नहीं था क्योंकि उसका एग्ज़ाम जो होता है वो टाइम बाउंडेड नहीं होता। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं बैंकिंग करियर की तरफ मूव करूंगा और मैं बैंक के लिए घर पे ही प्रिपेयर करना चालू कर देता हूँ। मैंने पहला एग्ज़ाम एसबीआई क्लर्क का दिया था और वो दिन मुझे अभी भी याद है। मेरा प्री अच्छा गया था लेकिन मेंस में मैं सिर्फ 2 मार्क्स से रह गया था। और वो कहते हैं ना, जब आप एक ही रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और उसी रूम में आपके फेलियर्स के रिजल्ट्स भी आते हैं तो अजीबोगरीब ख्यालात आने लगते हैं मन में। इसी बीच मेरे साथ मेरा भाई, मेरा पेट, मेरा जोजो था। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो उसे, जिसने मेरा साथ दिया उस टाइम पे। वो मेरे साथ 2015 से था और मेरा एक सपना था जब भी मुझे पहली बार यूनिफॉर्म वाली जॉब मिलेगी मैं उसके साथ फ़ोटो खिंचवाऊंगा। और शायद उसे भी ये बात पता थी, इसलिए मेरे यूनिफॉर्म वाला ड्रीम जॉब मुझसे दूर जाता हुआ देख वो मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गया। उसी की और मेरे फैमिली की बदौलत ही मैं उस डिप्रेशन से बाहर आ पाया। इसके बाद मैंने ठान लिया कि मुझे कुछ दूसरा एग्ज़ाम क्रैक करना है और सामने ही आईबीपीएस क्लर्क का भी एग्ज़ाम आ रहा था। मैंने उसके लिए प्रिपेयर करना चालू कर दिया और फॉर्चुनेटली मेरा आईबीपीएस क्लर्क में सिलेक्शन हो गया और उसके थ्रू मुझे यूको बैंक में रूरल पोस्टिंग मिली। अब सब कुछ सही चल रहा था और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी इम्प्रूव हो रही थी क्योंकि उसमें सैलरी डिसेंट था। पर मुझे अंदर से खुशी नहीं मिल रही थी, मुझे इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था। मेरे दोस्त जिनका भी बैंक में सिलेक्शन हुआ था वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनको अपना ड्रीम जॉब मिल चुका था। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने लाइफ में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। मेरी मंजिल कुछ और थी, पर रास्तों में कठिनाइयाँ आने की वजह से मैंने अपना सफ़र और मंजिल दोनों ही चेंज कर लिया था। और जब भी मैं जोजो को देखता मुझे अपने यूनिफॉर्म का सपना याद आता और जोजो भी मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने दे रहा था। इसी बीच जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था मेरे सीजीएल का नोटिफिकेशन फिर से आ गया था कि कब कौन से एग्ज़ाम्स होने हैं। अब मैंने ठान लिया था कि मुझे नहीं करना कॉम्प्रोमाइज़। अब सीजीएल के थ्रू मुझे यूनिफॉर्म वाला जॉब चाहिए ही। मुझे अब भी याद है जब मेरा बैंक का ट्रेनिंग था, उस टाइम पे मैं सीजीएल के लिए अपने बुक्स साथ में ले गया था। मेरे दोस्त, कॉलीग्स वो सब पार्टीज और मूवीज़ देखने जाते थे ट्रेनिंग के बाद, पर मैं अकेले घर पे बैठ के पढ़ाई करता था क्योंकि मुझे पता था कि उनका सपना पूरा हो चुका है पर मेरा अभी भी अधूरा है। फिर जब मेरा बैंक में ट्रेनिंग ख़त्म हुआ उसके बाद मैं ब्रांच में भी अपने बुक्स लेके जाता था और जब भी मुझे टाइम मिलता मैं तभी पढ़ाई करता। और जिन लोगों में से आप में से लगता है कि बैंक का जॉब बहुत इजी होता है, आप जाके एक बैंकर से पूछो कि उसकी लाइफ क्या होती है। सुबह 9:30 से 5 की शिफ्ट में हालत ख़राब हो जाती है, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं वो लोग। फिर घर पे आके कुछ करने का मन नहीं करता, पर फिर भी घर पे आने के बाद मैं 2 घंटे की रेस्ट लेता था और रात के 9 से 2 की पढ़ाई करता था। और इवन ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैंने अपना घर भी नज़दीक में ही लिया था ब्रांच के। इस पूरे स्ट्रगल में जो मेरे साथ था वो मेरे साथ रात को तब तक जगा हुआ था जब तक मैं पढ़ाई करता। फिर फाइनली मेरे सीजीएल का रिजल्ट आया और उसके थ्रू मुझे अपने यूनिफॉर्म वाले ड्रीम जॉब का सपना मिल चुका था। पर कहते हैं ना, हर स्टोरी का हैप्पी एंडिंग नहीं होता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस दिन मुझे मेरा ज्वाइनिंग लेटर मिला मेरे डिपार्टमेंट से, वो मेरे लिए शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशी और दुख का दिन होगा क्योंकि एक तरफ मेरा ज्वाइनिंग लेटर था, दूसरी तरफ जोजो की डेड बॉडी थी। मेरा भाई, मेरा कंपेनियन, मेरे 6 साल का साथी मुझे उस समय छोड़ के चला गया जिस समय के लिए मैंने उसके साथ सपने देखे थे। बीमार तो वो पहले से था ही, मगर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उसने अपने सांसों को रोक के रखा है
मेरे ज्वाइनिंग लेटर आने के लिए। एक वही था जिसने मेरा पूरा रेस में मेरा साथ दिया था। आखिर तक उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। दुख बस एक बात का है, जो मेरे साथ उसका सपना था वो अधूरा ही रह गया और मैं यूनिफॉर्म में कभी भी उसके साथ फ़ोटो नहीं खिंचवा पाया। एक कहावत है, हर ख्वाहिश पूरी हो ऐसा ज़रूरी नहीं, मगर इसके लिए हम सपने भी ना देखें ऐसी हमारी कोई मजबूरी नहीं। दोस्तों, अभी तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं उसमें से मैं कुछ टिप्स ला हूँ, उन एस्पिरेंट्स के बहुत काम आएगा जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा ऐसा मैजिक ट्रिक है जिससे इजीली सक्सेस मिल जाए। मैं पहले ही बता दूं, ऐसा कोई मैजिक ट्रिक होता ही नहीं है। आपका हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन ही मैटर करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। और एक चीज़ आप अपने दिल में ठान लो, जो लक्ष्य है ना वो मछली का आँख है और आप अर्जुन हो। आपको अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे नहीं हटना और खुद को तैयार करने में थोड़ा समय लगता है। इस बीच बहुत से ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, पर अगर आपका लक्ष्य और पैशन और ना हार मानने वाला एटीट्यूड है ना, आप किसी भी ऑब्स्टिकल्स को आप पार कर जाओगे। और जंग लड़ने के अगर ठान ही लिया है तो मैदान में उतरने से पहले आप पहले अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर लो। आप पहले ये सिलेक्ट करो कि आपको एग्ज़ाम कौन सा देना है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है। ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स आपको पता होना चाहिए और हर किसी का स्ट्रेटेजी अलग अलग होता है। फिर भी मैं आपके लिए 5 जनरल सजेशंस देना चाहूँगा जो शायद आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। फर्स्ट, आप अपने बेस पे ध्यान दो। अगर आपकी नींद कमज़ोर होगी तो आप कभी भी कुछ भी नहीं अचीव कर पाओगे। सेकंड, आप अपना वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखो और उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल एडजस्ट करो और अपने वीक पॉइंट को ज़्यादा टाइम दो। थर्ड, आप हज़ारों बुक को फॉलो मत करो, किसी एक अच्छे बुक को उठाओ और उसे बार बार रिवाइज करो। फोर्थ, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, इसी से आपका इंप्रूवमेंट हो सकता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका स्किल डेवलप होगा, इसीलिए आप प्रैक्टिस करते रहो और अचीवमेंट्स आपको धीरे धीरे दिखती रहेगी। फिफ्थ और आखिरी पॉइंट, प्रीवियस ईयर मॉक्स आप देते रहो। आप जब प्रैक्टिस करोगे उससे आपका इंप्रूवमेंट तो होता रहेगा, पर कितना इंप्रूवमेंट अभी भी ज़रूरी है और कितना आपने कर लिया ये सिर्फ आप मॉक्स देने से ही पता कर सकते हो। हाँ, मुझे पता है पहले पहले डिसअपॉइंटमेंट होगा क्योंकि आपके मार्क्स कम आएंगे। मेरे खुद के 64 मार्क्स थे जब मैंने सीजीएल का मॉक दिया था पहली बार, पर मैंने कभी हार नहीं माना और मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आपको भी कभी हार नहीं मानना चाहिए। एंड में जाते जाते मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर मैं चाहता तो आईबीपीएस क्लर्क वाले जॉब में ही मैं सेटल रह सकता था, पर मेरा पैशन था कि मुझे यूनिफॉर्म वाला जॉब करना है। कि आपका भी अगर कोई पैशन है ना तो आप उसे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, उसके लिए आप लड़ते रहिए और जब तक वो अचीव ना हो जाए आप उसके लिए जी जान लगा दीजिए। थैंक यू सो मच। पता है, हम जब भी भारत को आगे ले जाने की बात करते हैं, जब भी ये कहते हैं कि 2030 तक भारत एक सुपर पावर बन जाएगा क्योंकि हमारे पास बहुत यंग पॉपुलेशन है, हम बहुत मेहनती हैं और पता नहीं क्या-क्या। पर क्या हम सच में ये सोचते हैं कि क्या सच में भारत उस राह पर है? क्या सच में भारत की युवा इस टाइम पे ये सोच रही है, इतने बड़े सपने ले रही है कि 2030 तक भारत को सुपर पावर बनाने में वो कंट्रीब्यूट कर सके? दोस्तों, आपको पता है 90% से ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो 12,000 से भी कम की सैलरी अर्न कर रहे हैं। कभी-कभी सोच के नामुमकिन सा लगता होगा, है ना? और शायद इसी बात का हमारे आसपास के भाई बंधु मजाक भी बनाते होंगे। पर एक बहुत अच्छी कहावत है, इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है कि फॉर एवरी स्टोन थ्रोन एट यू इट्स योर ड्यूटी टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ माइलस्टोन। किसी भी देश को महान बनाते हैं उसके लोग, और उन लोगों को महान बनाती हैं दो चीजें। पहली, वो जज्बा, वो जुनून, वो जोश अपने देश को आगे ले जाने का, और दूसरी, ज्ञान, स्किल्स और नॉलेज की ताकत। हम सभी जोश टॉक्स के परिवार के मेंबर्स हैं और रेगुलरली अपने ही जैसे रोल मॉडल्स, भारत के असली हीरो हीरोइंस की कहानियां जोश टॉक्स के यूट्यूब चैनल पे सुन के खुद को जोश से भर रहे हैं। पर अब सिर्फ जोश से काम नहीं चलेगा, अब हम सबको मिलके वो पहला कदम लेना होगा। वो पहला कदम लेना होगा भारत को सुपर पावर बनाने के लिए, जिसके लिए हमें सही नॉलेज और स्किल्स देने के लिए आया है जोश स्किल्स ऐप। हमारे जोश कम्युनिटी के मेंबर्स द्वारा ही बनाए गए जोश स्किल्स ऐप पर अपनी सालों की कहानियां, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के थ्रू हमें वो स्किल्स सिखाए हैं जिससे हम 2030 तक मिलके भारत को महान देश बना सकते हैं। आज ही पिंड कमेंट में दिए हुए लिंक पे जाएं, जोश स्किल्स ऐप को डाउनलोड करें और ले वो पहला कदम खुद को और देश को आगे बढ़ाने के लिए।
जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियाँ ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियाँ सिर्फ स्पॉटिफाई पर।